आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और छोटा सा टॉपिक है और ये इस यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म का। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकल हैं उनको एक बार आप रीड कर लेंगे कि सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कब करा था, कैसे क्या होती है, सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके कंट्राडिक्शन के बारे में बात करनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने हालांकि पढ़ाया आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स कंट्राडिक्शन। ये अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं तो ये बताया गया था आपको कि जो B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल है, ये जो होता है इट विल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ये जितने भी करंट उस सरफेस से इनक्लोज होके लूप से जाते हैं उन सब का समेशन जो होगा, जैसे ये लूप है और यहाँ से बहुत सारी करंट इससे होके जा रही है इस तरीके से, ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। तो ये जो B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 लाइक दिस। तो इसे एम्पियर सर्किटल लॉ कहेंगे। ये क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर इसका है तो ये इसके इक्वल होगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमने बताया, नोट करिए इसको। ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ है कि ये वैलिड होना चाहिए हर जगह। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर जैसे हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और उसमें कोई EMF इस तरीके से सोर्स लगाते हैं, ये एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर और ये इसमें ये AC सोर्स है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव करंट अगर फ्लो करेगी आई इस तरीके से, तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा। अब हम एक लूप XY बनाते हैं इस तरीके से, इसको इसके अंदर में रखते हैं ऐसा, और ये दो एरिया जूम करते हैं। एक एरिया हम इसको A1 कह देते हैं और ये एक एरिया जो है वो A2 कहते हैं। जो एरिया A1 है वो इन दोनों प्लेटों के बीच में है और जो एरिया A2 है वो आउटसाइड द इस लूप के है। मान लेते हैं ये XY लूप है, ये XY लूप के अंदर A1 एरिया और A2 एरिया जो है वो बाहर है इसके। तो आप ये जानते हैं कि I जो होगा ये dQ/dt होता है इस तरीके से। करंट जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फॉर A2 एरिया है इसके लिए अगर हम इस B डॉट DL की बात करते हैं तो ये तो वैलिड है। क्लोज इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये म्यू नॉट I आएगा यहाँ से। लेकिन जब इस स्पेस में आएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इनक्लोज जो XY लूप है ये B डॉट DL से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे कि फॉर A1 एरिया के लिए ये वैलिड नहीं है। B डॉट DL का इंटीग्रेशन करेंगे ये 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एम्पियर का सर्किटल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ये कंट्राडिक्शन है। अगर आप देखें तो इसका एक कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ।
ये इसके केस में अगर इसका ईएमएफ ये है तो ये आपको एक तो एम्पियर और एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ नहीं लग रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको भी वही साथ में आप बना लीजिए। इसके बाद इसमें मैक्सवेल ने थोड़ा करेक्शन किया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो जैसे ये एरिया है, ये एक प्लेट है और यहाँ पर एक एरिया लिया था और यहाँ पर एक एरिया लिया था। पहले ये आप इस तरीके से इस प्लेट को ड्रा कर लेते हैं। ऐसा तो जो A1 एरिया था और जो A2 एरिया था, जैसे ये जो एरिया स्पेस में है और जो यहाँ एरिया था, जब हमने इसको इंक्लूड करा था तो ये देखा था कि A2 एरिया में तो हमने इसके लिए वैलिड बताया, जो स्पेस में था इसके लिए नहीं। तो यहाँ से हमको ये बताना है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये हम इसको इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो करंट आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में वर्क करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ई की, तो आप एक चीज ये जानते हैं कि आई जो होगा ये हो जाएगा आपका डी क्यू ओवर डी टी, और इनके प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है ई, ये हो जाएगी क्यू अपान ए इंटू इप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट होता था। क्यू को सिग्मा को हम क्यू बाई ए लिखते हैं, तो ये सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्यू अपान ए इंटू इप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई। ये बात वो मेंशन करना भूल गए या मिस कर दिए थे। ये फाई ई जो होगा ये ई डॉट ए होगा इस तरीके से। तो यहां से आप ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये हो जाएगा आपका, जैसे E A2 के लिए हम करेंगे कि ये इसके लिए वैलिड होगा E A2 या जो भी एरिया होगा। और अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये Q अपान इप्सिलॉन नॉट A इंटू A, तो ये पहले भी आपको बताया गया कि जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक होगा वो Q इंक्लोज अपान इप्सिलॉन नॉट इस तरीके से होगा। और अगर यहां से हम देखें ये, तो आप ये पाएंगे कि ये जो डी फाई है, यहां से अगर हम इसको ऐसा लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये आई डी टी, अगर हम क्यू को या डी क्यू लिखें, डी क्यू ये क्यू इंक्लोज होगा तो ये आई डी टी जो होगा अपान में इप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई ई ऐसा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो डी फाई ओवर डी टी है ये इप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई हो जाएगा। अगर इतने को हम डी फाई लिखते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम करें ये आई जो हो जाएगी, इट विल बी इप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ओवर डी टी ऐसा हो जाएगा। ये करंट उन्होंने यहां से निकाली और इस करंट को अगर हम उसमें इंक्लूड करते चले मैक्सवेल और एम्पियर की दोनों इक्वेशन को, तो एक के लिए आपका ये जो ई डॉट डी एल हो जाएगा, ई डॉट डी एल का ये जो क्लोज इंटीग्रल होगा ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल, मतलब इप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी के, यहां से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर लिख दे रहे हैं या ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो आई डी जो होगा आपका ये, वो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा के लिए ये ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कभी भी पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको भी नोट करिए। तो इसके बिहाफ से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगी। इसमें मैक्सवेल ने कुछ संशोधन किया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उनके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर है इसका जो लाइन इंटीग्रल है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके इक्वल होता है। और ये आपको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया था जब हमने कहा था ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमने कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर आता है, ये नेगेटिव साइन भी लगाया था, जो अप्रोच करता है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंड्यूस होती है नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है और इसका जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो d∅dt के इक्वल होगा। ये तो फैराडे का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। दूसरी बात जो अभी एम्पियर और मैक्सवेल के दोनों के रिलेशन से हमने निकाली वो ये है एम्पियर एंड मैक्सवेल कि जो आपका ये B डॉट dl होगा इसका जो क्लोज इंटीग्रल होगा ये दोनों पे डिपेंड करेगा। एक तो आपका ये म्यू नॉट आई प्लस में क्या होगा कि आपकी जो ये आईडी वाली करंट है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट d∅e/dt, इसको स्मॉल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वेशन, ये इसका कंक्लूजन निकला इसका डिस्प्लेसमेंट करंट से। डिस्प्लेसमेंट करंट से एक बात ये क्लियर हो गई कि ये दोनों चीजों को हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। अब यहां पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का भी फॉर्मेट दे सकते हैं, ये जो आपका आईडी है, तो ये म्यू नॉट आई हो जाएगा आपका। तो B डॉट dl इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सब क्लोज इंटीग्रेशन। एक तो म्यू नॉट आई प्लस में आईडी, या आप ये लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है आईडी, ये इक्विवेलेंट होती है। अगर हम आईडी की बात करते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट इन द कंडक्शन। ये जब, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक पैरामीटर। तो ये दोनों चीजें एक साथ कोरिलेटेड है। इसके बाद आपको इसमें जो थोड़ी सी इक्वेशन समझनी है क्योंकि बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं है, तो मैक्सवेल्स की वो चार जो इक्वेशन है उनको ध्यान में रखना है बस। उसके बाद इसमें जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है। स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद इसमें मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस हैं उनको समझना है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन में कुछ नया नहीं है, उन्होंने सारी चारों बातों को एक साथ लिख दिया है जो गॉस ने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैक्सवेल्स, ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि E डॉट ds ये जो होता है Q इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। दूसरा बी डॉट डी एस जो है इसका क्लोज इंटीग्रेशन ये 0 होता है, ये भी गॉस लॉ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। तीसरी इक्वेशन जो इनकी थी, इन्होंने जो एम्पियर और मैक्सवेल को मिलाकर के जो बातें बताई थी वो थी, और जो लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया कि जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर होता है ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन, ये बताया था कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, फैराडे ने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। और चौथी जो एम्पियर और मैक्सवेल दोनों को मिला के मैंने बताया आपको कि यहां से जो ये आपका बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा म्यू नॉट आई प्लस में इप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, ये मैक्सवेल और एम्पियर का है, जो एम्पियर सर्किल लॉ से ओरिजिनेट हुआ है, थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, तो ये एम्पियर मैक्सवेल है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ है ये। तो ये चार इक्वेशन को मिलाकर के इन्होंने इसे मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो ये आप वहां पर दिखा देंगे, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये सारी चीजें। तो ये ओवरऑल आपका जो है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ये सरफेस पे थोड़ा थोड़ा है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। तो ये जो भी वेव होती है, अगर हम वेव की बात करते हैं तो एक टाइप का ये क्या है, एनर्जी और मोमेंटम का डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल करता है। अगर हम वेव की बात करते हैं, हमको पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब तो समझ रहे हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से है, इसका मैग्नेटिक फील्ड से है। जो वेव होती है ये एक टाइप की एनर्जी और मोमेंटम का, एनर्जी या मोमेंटम होती है जो ट्रांसफॉर्म होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो अगर मीडियम की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, ये मैकेनिकल वेव हो जाएगी। और अगर इसकी नीड नहीं होती तो कुछ ऐसी वेव होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनके अंदर होता क्या है कि ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां हम इसको ऐसे जेड एक्सिस बना दे रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है। ये जेड एक्सिस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मान लेते हैं इस तरीके से वाई एक्सिस में है, इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो सपोज दैट इस तरीके से वाई एक्सिस में ऐसा, और जो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन समझ रहे हैं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस, then plane of oscillation of the magnetic field in along the z axis like this। अब ये z के along होती है ऐसे,
और इनका जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन इन दोनों फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये इस तरीके से वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड डायरेक्शन में, ये बी है। तो इनका जो प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है, जो ट्रैवल कर रही है ये वेलोसिटी, या इसको हम सी से लिखते हैं, ये एक्स के लॉन्ग है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर हम ई की डायरेक्शन की बात करें तो ई की जो डायरेक्शन है, सपोज दैट जे टाइप में है वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है सपोज दैट वो जेड एक्सिस मतलब के टाइप में है। तो जो सी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये प्रोपोगेट कर रही है अलोंग द आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अगर ये वाई जेड में होगी तो ये एक्स में हो जाएगी, अगर ये एक्स जेड में होगी तो वाई में हो जाएगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे ये ट्रेवल कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इनकी अपनी इक्वेशन है इस तरीके से। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रेवल करता है। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, और इनका जो प्रोपगेशन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से जैसा मैंने इसमें बनाया है। अब यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जब वेलोसिटी का टर्म्स यहां पर बताया था कि ये q इंटू v क्रॉस v जो हुआ करता था, ये q इंटू e के इक्वल होता था, ये ऐसा। तो यहां से अगर ये q q ट्रांसफर होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन आता था वेलोसिटी में, ये तो ये v जो होती थी वो रेशियो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, e बाई v। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ अगर हम वेलोसिटी ऑफ द लाइट या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c की बात करते हैं, देन ये c जो होगा इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी जो एनर्जी होती है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी और जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, दोनों की एवरेज वैल्यू को लेते हैं। तो दोनों की एवरेज वैल्यू लेंगे तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ हाफ आ जाएगा, और ये इक्वली डिवाइडेड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, या हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी डेंसिटी है। और जब इसी एवरेज एनर्जी को दोनों में इक्वली डिवाइडेड होता है, अगर इस एनर्जी डेंसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो ये जो U होगा इट विल बी हाफ v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये ऐसा होता है और ये इक्वली डिवाइडेड होता है। मतलब अगर हम इनमें देखें तो बराबर से ये डिवाइड होता है, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ये हो जाएगा म्यू नॉट। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में देखें तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में देखें ये हाफ v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा ऐसा।
तो ये एनर्जी डेंसिटी है। एक टर्म यहीं से इंटेंसिटी भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, नोट करिए तो उसको भी बता देते हैं कि इंटेंसिटी का टर्म क्या होता है। जो इंटेंसिटी होता है वो होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ये होगा एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। या आप इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिख लें, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। ये आई की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ई अपान ए इंटू टी ये होगा इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन हमने जो यू लिखा था अगर उसकी मैं बात करता हूं तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था ऐसा। और आप जानते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, इसको हम एनर्जी को ई से यहाँ पर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको एनर्जी ऐसा लिख दे रहे हैं ये। और ये एनर्जी डेंसिटी जो होती है यू से लिखा था मैंने, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये वॉल्यूम है। तो यहां से आप ये देखेंगे कि जो एनर्जी है और अपान में जो वॉल्यूम है, अगर इन दोनों का रिलेशन एनर्जी डेंसिटी के साथ निकालते हैं तो आप देखेंगे कि एनर्जी तो ई यही है, ये एनर्जी रहेगी। वॉल्यूम को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ एल, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में इंटेंसिटी को लिखना चाहें तो इंटेंसिटी होती ई अपान, इस इंटेंसिटी आई को अगर हम लिखें सही से तो ये हो जाएगा एनर्जी अपान एरिया और इनटू टाइम, इस तरीके से। और अगर हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करें तो आप क्या देखेंगे, या यहीं पर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ये हो जाएगा आपका लेंथ अपान लेंथ ऐसा इनटू टाइम। तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करें उसी चीज से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वॉल्यूम हो जाएगा और ये टी बाई एल है, एल बाई टी ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन यहां से आ जाएगा, आप देखेंगे कि ये तो यू हो जाएगा, ई बाई टी को हम एनर्जी डेंसिटी लिख देंगे और टी बाई एल को अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल बाई टी, मतलब ये हो जाएगा U इंटू सी। या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा इतना टर्म और इतना 1 वेलोसिटी, या L को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसा इतना तो टर्म U हो जाएगा इंटू में L बाई टी, इसका मतलब होता है लेंथ अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। C या V से लिखेगा इसको तो ये U इंटू सी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में रिलेशन हो जाएगा, U हो जाएगा I बाई सी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसका टर्म्स आ जाएगी ये I बाई सी हो जाएगी। I बाई सी का मतलब है एनर्जी डेंसिटी। अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में कभी पूछे, C का जो फॉर्मूला है ये होता है C इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, where epsilon naught is the electric permittivity of the medium and mu naught is the magnetic permeability of the medium, and both are product। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के प्रोडक्ट का क्या कर दें हम, स्क्वायर रूट लेके इन्वर्स कर दें तो वो वेलोसिटी हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। ये तो वैक्यूम की बात है। अगर मीडियम में वेलोसिटी पूछे
तो इसको आप मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इनवर्स कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा इप्सिलॉन और म्यू, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में, और उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लेंगे, उस मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका स्क्वायर रूट करेंगे और उनका रेसिप्रोकल वन अपॉन स्क्वायर रूट ये वैल्यू लिखेंगे, वो वेलोसिटी आ जाएगी। ये इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और वेलोसिटी इन सब का आपस में रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी कई बार पूछी गई है एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। अब यहां से अगर हम इस I बाई सी को देखें तो कभी कभी ये मैक्सिमम, ये जो B और E का रिलेशन है एवरेज डेंसिटी के साथ, एनर्जी डेंसिटी के साथ, U के साथ, ये जो U एवरेज लिखते हैं हम, इससे आप ये रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये हाफ और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे इप्सिलॉन नॉट ये ई नॉट का स्क्वायर होगा, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में तो ये बी नॉट का स्क्वायर अपॉन ये होता है। और आप जानते हैं यू बाई सी को हम इंटेंसिटी लिखते हैं, तो एवरेज ये हो गया अपॉन में सी कर दिया, तो यू बाई सी को हमने ये लिखा, और इतने को हम आई बोलेंगे तो यहां भी सी से डिवाइड करेंगे, सॉरी u इंटू सी लिखेंगे i के टर्म्स में अगर लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया अभी u इज इक्वल टू आई बाई सी, तो i इज इक्वल टू u इंटू सी हो जाएगा। तो कभी इंटेंसिटी अगर इस तरीके से लेते हैं तो इसके टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा u एवरेज इंटू सी, और इसके टर्म्स में आ जाएगा आपका हाफ इप्सिलॉन नॉट सी इंटू ये ई नॉट का स्क्वायर, और यही एवरेज इंटेंसिटी अगर इसके टर्म्स में लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में तो ये भी यही होगा, और ये हो जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर सी अपॉन म्यू नॉट। ये तो ये टर्म भी ध्यान रखना है आपको, ये इंटेंसिटी का हो जाएगा इस तरीके से। और अगर कहीं पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो भी इंटेंसिटी है, अगर ये एग्जैक्ट एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब होगी तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे P, किसी चीज से कोई चीज रिफ्लेक्ट बैक होगी, जैसे ये P मोमेंटम से कहीं टकराई और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से ये वापस आई, ये तो इनका जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा P वो 2 टाइम्स P हो जाएगा। और जब ये गई और सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो गई, P से गई और यहां पर एब्जॉर्ब हो गई, तो सीधे सीधे इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा डेल्टा P वो सिर्फ और केवल सिर्फ P होगा। तो यहां से इनका जो टर्म्स होगा फोर्स के रिस्पेक्ट में या किसी भी चीज में हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। ये 2 टाइम्स P होगा तो 2 टाइम्स I बाई सी हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी होगी रिफ्लेक्शन वाले में, और एब्जॉर्प्शन वाले में केवल I बाई सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल रिलेशन हो गया आपका। अब इसमें जो हमको पढ़ना है नया टॉपिक इन द सेंस इसका एक पार्ट और है जो थोड़ा सा इसके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें पढ़ना है, स्पेक्ट्रम की क्या वेवलेंथ है और कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसको पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।